नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 7 भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 1 में आपने पढ़ा कि जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इनमें से आपने भाग 1 के अंतर्गत उपकला ऊतक के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली कि उपकला ऊतक तंत्र क्या होता है, क्या क्या चीज़ इसमें पाई जाती है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। और आपने ये भी जाना कि उपकला ऊतक से कई सारे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। और अब भाग 2 में उसके आगे के टॉपिक बारे में बताया जाएगा, जो कि है दूसरा संयोजी ऊतक। और इस भाग से भी बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। आपने भाग 1 में पढ़ा जंतु ऊतक के प्रकार, कौन कौन से आपने पढ़ा? आपने पढ़ा जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपकला ऊतक, दूसरा आपने पढ़ा संयोजी ऊतक, तीसरा आपने पढ़ा पेशी ऊतक और चौथा आपने पढ़ा तंत्रिका ऊतक, है ना। 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा कि जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इनमें से आपने उपकला ऊतक के संपूर्ण बातें जान ली थी कि उपकला ऊतक 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? एक होता है आच्छादन उपकला और दूसरा होता है ग्रंथिल उपकला। आपने पढ़ा, आपने यह भी जाना कि आच्छादन उपकला भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल और दूसरा होता है संयुक्त। इनमें से आपने जाना कि सरल में भी 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सरल उपकला भी 3 प्रकार की होती है। आपने पढ़ा कौन कौन से? सल्की उपकला, उसके बाद आपने पढ़ा घनाकार उपकला और तीसरा आपने पढ़ा स्तंभाकार उपकला। आपने जाना कि सल्की उपकला कहाँ पाई जाती है? रक्त वाहिनियों में और फेफड़े के वायुकोश में पाई जाती है। आपने जाना घनाकार उपकला कहाँ पाई जाती है? वृक्कों यानी नेफ्रॉन्स के नलिकाकार भागों में, ठीक है, ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। आपने जाना स्तंभाकार उपकला कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में, आंत्र में, पित्त वाहिनियों में, ठीक है, ये आपने जाना था भाग 1 के अंतर्गत। ठीक, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त वाहिनियों की जो अस्तर होती है वो किस उपकला से मिलकर बनी होती है? तो सल्की उपकला से। AIPMT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन। उसके बाद AIPMT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि वृक्कों की नलिकाकार भाग में कौन सी उपकला पाई जाती है? घनाकार उपकला पाई जाती है। तो अब उसी तरीके से आज का टॉपिक है भाग 2 के अंतर्गत संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में कौन कौन से हमारे शरीर के कौन कौन से भाग संयोजी ऊतक से बने होते हैं, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइए भाग 2 के टॉपिक को शुरू करते हैं। भाग 2 में आपको दूसरा ऊतक बताया जाएगा जंतुओं में जो पाया जाता है, वो है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जिसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के बारे में आप सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि संयोजी ऊतक जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। याद करिए, संयोजी ऊतक मनुष्य के शरीर हो चाहे कि कोई भी जंतु हो, उनमें संयोजी ऊतक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो क्या बताएंगे? त्वचा। त्वचा एक अंग होता है जो मनुष्य में सबसे बड़ा अंग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो लीवर। ये सब बातें आप याद रखेंगे। संयोजी ऊतक जो कि सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है, इसे संयोजी क्यों कहते हैं? योजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्टिव इसे इंग्लिश में कहते हैं। कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने वाला। ये ऐसा ऊतक है जो अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ता है, अन्य अंगों को आपस में जोड़ता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आपको दे रहे हैं, रक्त किसी एक जगह पर स्थिर तो होता नहीं है। रक्त मस्तिष्क में भी और पैरों में भी, हाथों में भी, सब जगह। तो ये एक दूसरे ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो संयोजी ऊतक को संयोजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे ऊतक है जो अन्य ऊतकों को और अंगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे संयोजी ऊतकों के अंतर्गत ही अस्थियां आती हैं, उपास्थियां आती हैं, कंडराएं आती हैं, टेंडॉन्स आते हैं। अब कंडराएं टेंडॉन्स तो आप जानते ही हैं, जो अस्थियों को जोड़ती हैं, पेशियों को जोड़ती हैं आपस में।
तो संयोजी ऊतक के बारे में आपने क्या जाना अभी तक? सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। दूसरा, यह अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ती है, इस वजह से इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक 3 मुख्य प्रकार का पाया जाता है। संयोजी ऊतक 3 मुख्य प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन से? पहले याद करिए, संयोजी ऊतक 3 मुख्य प्रकार का कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसे क्या कहते हैं? शिथिल, हिंदी में कहते हैं शिथिल या लचीला या ढीला संयोजी ऊतक। दूसरा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इंग्लिश हमेशा याद करते चलेंगे क्योंकि आपका फ्यूचर इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है। इसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सघन संयोजी ऊतक, ठीक। और तीसरा क्या कहलाता है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहते हैं हिंदी में विशिष्ट संयोजी ऊतक। याद करिए, संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है। याद करिए, शिथिल संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी सघन संयोजी ऊतक, विशिष्ट संयोजी ऊतक यानी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। याद हुआ? संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है। जैसे आपने पढ़ा, वायु कोश में कौन सी ऊतक पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियों के स्तर में कौन सी ऊतक पाई जाती हैं, पढ़ा ना, उपकला ऊतक। उसी तरीके से हमारे कौन कौन से शरीर के कौन से अंगों में ये ऊतक पाई जाती हैं। तो शिथिल संयोजी ऊतक किस में पाया जाता है? त्वचा गर्तिका ऊतक, जो कि पूछा गया है AIPMT 2014 में, एरियोलर टिश्यू। AIPMT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि त्वचा गर्तिका ऊतक किस ऊतक के अंतर्गत आता है? तो शिथिल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। और इसी में आता है आपका वसा ऊतक, जिसे क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। यह हो गया शिथिल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आने वाले ऊतक। सघन संयोजी ऊतक के अंतर्गत कौन आता है? सघन संयोजी ऊतक के अंतर्गत भी 2 आते हैं, कंडराएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंडॉन्स, और स्नायु जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट्स। कंडराएं क्या करती हैं? ये कंकाल अस्थि, कंकाल अस्थि ना करके कंकाल पेशी कहेंगे, कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं, अस्थि से जोड़ती हैं। अभी फिगर में सब कुछ बताएंगे, ठीक। स्नायु क्या करता है? अस्थियों को आपस में जोड़ता है, अस्थि को अन्य अस्थि से जोड़ता है। अन्य अस्थि से जोड़ता है, ठीक। तो अभी आपने क्या पढ़ा? आपने जाना कि संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है, शिथिल संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, विशिष्ट संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? त्वचा गर्तिका ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू, त्वचा के जस्ट नीचे पाई जाती हैं ये ऊतक। और इसके जस्ट नीचे पाया जाता है वसा ऊतक। जो मोटे लोग होते हैं ना, उनमें यही ज़्यादा होता है, तेल घी खा खाकर वसा को उस जगह पर जमा कर लेते हैं, तो इससे हाथ मोटी हो जाती है। तो एडिपोज टिश्यू, वसा ऊतक किसके अंतर्गत आता है? शिथिल संयोजी ऊतक के अंतर्गत। दूसरा सघन संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक के अंतर्गत कौन आते हैं? कंडराएं यानी टेंडॉन्स। टेंडॉन्स का क्या कार्य होता है? जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों को
उनके अस्थियों उनके पेशियों से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर मसल्स है ना, पेशी, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, हाँ सामान्य भाषा में पेशियाँ ही कहते हैं। तो ये जो पेशियाँ होती हैं उनको हड्डी से जोड़ती है, क्योंकि हड्डी अगर पेशी से नहीं जुड़ेगी मजबूती प्रदान नहीं होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जो जोड़ती हैं वो होती हैं स्नायु, लिगामेंट्स। हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ने का काम करती हैं स्नायु यानी लिगामेंट्स। किसके अंतर्गत आती हैं, कौन सी ऊतक होती हैं, कंडराएं स्नायु, सघन संयोजी ऊतक होती हैं। विशिष्ट संयोजी ऊतक के अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत आता है उपास्थि, जिसे कहते हैं कॉर्टिलेज। जैसे ये क्या है, कॉर्टिलेज, किसका बना है, विशिष्ट संयोजी ऊतक का बना हुआ है। उसके बाद अस्थि यानी हड्डियां, बोन्स, ठीक। उसके बाद रक्त यानी ब्लड, ब्लड भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। और रक्त चूंकि तरल होता है इस वजह से इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्लियर हुआ बात। आगे बढ़ने से पहले आपको इतनी चीज़ें तो आनी चाहिए संयोजी ऊतक के बारे में, ठीक है, आपको इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है, और इसे संयोजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ता है। 3 प्रकार का होता है, याद करिए, शिथिल संयोजी ऊतक यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा सघन संयोजी ऊतक यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा विशिष्ट संयोजी ऊतक यानी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो शिथिल संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या आता है, त्वचा गर्तिका ऊतक जिसे एरियोलर टिश्यू कहते हैं, वसा ऊतक जिसे एडिपोज ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, और सघन संयोजी ऊतक के अंतर्गत कौन आता है, कंडराएं और स्नायु यानी टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। इनके बारे में और डिटेल, इन सभी के बारे में आपको और डिटेल आगे बताया जाएगा गमन एवं संचलन वाले अध्याय में। अध्याय 17 होगा, शायद 17 या 16 होगा। उसके बाद विशिष्ट संयोजी ऊतक, विशिष्ट संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या आते हैं, उपास्थि, अस्थि और रक्त। उपास्थि के बारे में आप जाना, कान, ये जो आपको देख रहे हैं ना जो मुड़ सकता है, नाक, ये जो देख सकते हैं, ये ऊपरी भाग, ये सभी क्या है, कार्टिलेज की बनी होती हैं। अस्थियां, हड्डियों के बारे में तो जानते ही हैं, मांस खाए होंगे तो पक्का छुए होंगे, और ब्लड यानी रक्त आप जानते ही होंगे कहीं ना कहीं। आइए अब हम आते हैं अपने नोट्स पे, वहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि संयोजी ऊतक क्या होता है। तो संयोजी ऊतक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये कि सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है शरीर में, ठीक। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं ना जंतु में, कौन कौन से, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, संयोजी ऊतक। दूसरा, इसे संयोजी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन प्रदान करने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक में क्या क्या आता है, संयोजी ऊतक में त्वचा गर्तिका ऊतक, एरियोलर टिश्यू आता है जो त्वचा के नीचे होता है, लाल रंग का, अभी दिखाएंगे फिगर में। वशीय ऊतक, एडिपोज टिश्यू जो इसके भी नीचे होता है। मैंने कई बार आपसे बोला है कि जब आप ज़्यादा खाना खाते हो, फैटी चीज़ें खाते हो, जैसे तेल घी का सेवन अधिक करते हो, तो उसमें जो अनयूज्ड फैट्स हैं जिनका कोई प्रयोग शरीर में नहीं है, वो इन्हीं में इकट्ठा होता जाता है और इसी वजह से मोटापा आ जाता है, शरीर मोटी हो जाती है। कंडराएं, टेंडॉन्स आते हैं इसके अंतर्गत, संयोजी ऊतक के अंतर्गत। कंडराएं, टेंडॉन्स क्या होते हैं मैंने आपको अभी बताया। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना। स्नायु क्या होता है, लिगामेंट्स, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना। उपास्थि यानी कार्टिलेज, ये सारी चीजें। और अस्थि, इनके बारे में जानते ही हैं। रक्त, जो कि जिसके अंतर्गत WBC, RBC, प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक। आइए, हाँ, इनमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इन सभी में रक्त को छोड़कर बाकी जितने भी संयोजी ऊतक हैं, इनकी कोशिकाएं एक संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु यानी फाइबर स्रावित करती हैं। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्रावित करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन, कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि कोलेजन किस प्रकार का प्रोटीन होता है, तो याद रखेंगे कोलेजन रेशेदार प्रोटीन होता है, रेशेदार प्रोटीन यानी फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन। याद करिए, पहले तो याद करिए कि संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या क्या आता है। संयोजी ऊतक के अंतर्गत त्वचाग्रंथि का ऊतक, वसा ऊतक, कंडरायन और स्नायु, उपास्थि, अस्थि और रक्त आता है। इन सभी में रक्त को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं, इनकी ऊतक की जितनी भी कोशिकाएं हैं वे सभी एक तंतु का निर्माण करती हैं, एक तंतु का स्राव करती हैं जिसे हम कोलेजन कहते हैं। कोलेजन तंतु का निर्माण करती हैं जिसे हम इलास्टिन भी कहते हैं। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक रेशेदार प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। याद हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करिए। ये पूछा गया है AIPMT 2009 वगैरह में पूछा गया है कि कोलेजन किस प्रकार का प्रोटीन होता है? रेशेदार प्रोटीन होता है। कौन स्रावित करती हैं? त्वचाग्रंथि का ऊतक, वशीय ऊतक, कंडरायन, स्नायु, उपास्थि, अस्थि। ठीक, यानी संयोजी ऊतक के वह सभी ऊतक रक्त को छोड़कर बाकी सभी ऊतक कोलेजन नामक प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। देखें, रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। कोलेजन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह तंतु ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करता है। कोलेजन तंतु क्या करता है? कोलेजन तंतु ऊतकों को शक्ति प्रदान करता है, प्रत्यास्थता प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। क्लियर है बातें? कोलेजन कैसा प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं हम मानव के शरीर में कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है शरीर में? जितनी भी चर्बी वाली भाग हैं, हाथ पैर सब जगह। ये देखिए यहाँ पर पेट में, कहते हैं ना पेट बाहर आ गया, तो इसी की वजह से आता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में उपस्थित एडिपोज टिश्यू में जब वसा का संग्रह ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें देखिए, इनमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। मैंने बताया ना, संयोजी ऊतक में रक्त को छोड़कर बाकी सभी ऊतकों में कोलेजन फाइबर पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू के बारे में बताएं। एडिपोज टिश्यू किस लिए काम आता है? वसा का संग्रह करने का काम करता है और वही मोटापा का कारण भी होता है अगर शरीर में ज़्यादा फैट हो गया तो। उसके बाद देखिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आपका कोलेजन वगैरह आता है, सॉरी टेंडॉन्स वगैरह आते हैं और लिगामेंट्स वगैरह आते हैं। ठीक, जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, हड्डी को पेशी से जोड़ते हैं। कार्टिलेज आता है जो कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। कार्टिलेज जो हड्डियों में भी कई जगह पर पाया जाता है, यहाँ पर भी पाया जाता है, नाक में भी पाया जाता है। कार्टिलेज आपके मेरुदंड में भी पाए जाते हैं। बोन आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। ठीक, रक्त भी आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। बस, तो आपने ये तो पढ़ ही लिया कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है, शिथिल या लचीला या ढीला संयोजी ऊतक जिसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, सघन संयोजी ऊतक जिसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, विशिष्ट संयोजी ऊतक जिसे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शिथिल या ढीले संयोजी ऊतक के बारे में। शिथिल या लचीला या ढीला संयोजी ऊतक, इस ऊतक में जो कोशिका होती हैं वे कोशिका और जो कोलेजन तंतु होती हैं एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े होते हैं। ठीक, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, याद कर सकते हैं। कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। संयोजी ढीले संयोजी ऊतक यानी शिथिल संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, तो आपको बताए हैं 2 चीज़ें, त्वचाग्रंथि का ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू और दूसरा वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। याद हुआ? त्वचाग्रंथि का ऊतक कहाँ पाई जाती है? त्वचा के नीचे होती हैं। वसा ऊतक भी त्वचा के नीचे होती हैं लेकिन इनसे नीचे। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये एक हाथ है मनुष्य का जिसको काट कर थोड़ा सा हटाया गया है, उसमें दिखाया गया है ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं यही है आपका एरियोलर टिश्यू। देखिए काट कर निकाल कर दिखाया गया है, यह है एरियोलर टिश्यू। अब इस ऊतक में क्या खास बात है? त्वचा के नीचे पाया जाता है, हो गया।
जैसे कहीं छिलने हिलने पर आप देखोगे लाल लाल दिखाई देने लगता है, तो वो लाल लाल क्या होता है, एरियलर टिश्यू होता है। अगर वो ना हो तो सीधे क्या हड्डी दिखाई देगी या पेशी दिखाई देने लगेगी। उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करती हैं। इनका कार्य क्या होता है, इस त्वचा के लिए ढांचे का कार्य करती हैं, इसको सपोर्ट प्रदान करती हैं। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक यानी फाइब्रोब्लास्ट जो तंतु को जन्म देता है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्वचा गर्तिका ऊतक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो इस ऊतक में तंतु कोरक यानी फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, महाभक्षिकाणु यानी मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं और मास्ट सेल्स पाए जाते हैं। अब कभी कभार आपने देखा है कि हाथ जब कहीं से कट जाती हैं तो इसमें इन्फेक्शन ना हो इसके लिए उसमें महाभक्षकाणु पाया जाता है, जो बाहर से कुछ भी अगर उस पर बैक्टीरिया वगैरह आया तो उसे खा डालती हैं। लेकिन अगर ये वीक हैं तो ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोक नहीं पाते हैं, उस कटे हुए स्थान पर इन्फेक्शन होने लगता है। उसके बाद दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या आता है, वसा ऊतक यानी एडिपोज ऊतक। तो एडिपोज ऊतक क्या होता है, मैंने बताया यह भी त्वचा के नीचे पाया जाता है, वसा का संग्रह करता है। जिसके पेट निकल आते हैं ना, वे उनके शरीर में फैट ऐसे जमा हो जाता है, इसी को फैट भी लोग कहते हैं। एडिपोज ऊतक में हाथ वगैरह सब फूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, एडिपोज ऊतक में वसा के संग्रह की वजह से होता है। अब अगर आपके पेट होगा तो पेट को थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल कर ऐसा मोड़ के देखिएगा तो वो चीज़ जो अंदर गुलगुल सा लगता है वो क्या है, एडिपोज ऊतक ही है। देखिए वसा ऊतक यह भी मुख्यतया कहाँ पाया जाता है, त्वचा के नीचे स्थित होता है। होता क्या है, जब हमारे शरीर में वसा का कोई काम नहीं है, अगर हमारे शरीर में वसा की ऐसी मात्रा है जिसका कोई उपयोग नहीं है शरीर में, तो वो इसमें जमा होती रहती है और इसी के जमा होते होते मोटापा बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए जिसमें घी तेल की मात्रा ज़्यादा हो। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं और इसी के कारण मोटापा बढ़ता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि घी तेल मत ही खाओ लेकिन कम मात्रा में, उतना कि जितना आपके शरीर उसको यूज़ कर ले जाए। अगर होता है ना कि प्रवृत्ति होती है, हमारे पास कितना भी धन आए हम सेविंग करना जरूर चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि कितना हम धन बचा ले जाएं। तो वैसे हमारा शरीर की भी प्रवृत्ति होती है कि वो कितना भी आप भोजन खाओ वो वेस्ट नहीं जाने देगा, उसको बचा बचा के जरूर अपने शरीर में संरक्षित रखेगा। तो वो वसा का संग्रह करने लगती हैं। अब एडिपोज ऊतक ही हाथी में, व्हेल में, बड़े बड़े जो विशाल जानवर हैं उनके शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होती हैं और वहाँ पर उन्हें ब्लबर कहते हैं। यह व्हेल हाथी में त्वचा के नीचे मोटी परत के रूप में मिलता है जिसे क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक व्हेल दिखाया गया है, व्हेल मछली है, इसको काटा गया है। काटने के बाद आपको ये जो मोटी परत दिखाई दे रही है ये क्या है, एडिपोज टिश्यू ही है। यह ऊर्जा प्रदान करता है, तापरोधक स्तर बनाता है। अब एडिपोज है यानी वसा ऊतक है, तो वसा का काम क्या होता है, ऊर्जा मुक्त करना। एक्चुअली ये संचय क्यों होता है मैं बता दूं आपको। जब हम कोई भी वसा या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका यूज होता है, वो ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, जिसकी मदद से हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वसा का जब हम सेवन करते हैं तो वसा भी कार्बोहाइड्रेट से दुगना ऊर्जा मुक्त करती है। तो जब हम उतना काम नहीं करते हैं तो वो जो आवश्यकता से अधिक वसा हमारे शरीर में है वो संचित हो जाती है। और संचित किस लिए होती है कि बाद में जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े, मान लो हम एक आध दो दिन खाना ना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो, हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, तो जो संचित वसा है वो आपको एनर्जी देना शुरू कर देती है। समझ में आया? तो यही होता है कि जब आप बहुत मोटे हो जाओ तो एक्सरसाइज करने के बाद आप फिर कैसे फिट हो जाते हो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, अपनी डाइट से मेंटेन करते हो, आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद करते हो, तो आपके शरीर में जो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट का काम करने लगती है, ऊर्जा प्रदान करने लगती है आपको शरीर में, और आपका शरीर फिर मेंटेन हो जाता है। तो वसा संचित इसी वजह से होती है कि जब जरूरत पड़े तो आपको ऊर्जा दे सके। तो यही व्हेल और हाथियों में होता है। तो आपने पहला संयोजी ऊतक पढ़ लिया, शिथिल संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, त्वचा गर्तिका ऊतक और वसा ऊतक। अब आता है सघन संयोजी ऊतक यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सघन संयोजी ऊतकों में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से बंधे होते हैं। अभिविन्यास के आधार पर सघन संयोजी ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है।
अभिविन्यास का मतलब उनका जो पैटर्न है कि किस तरह से कोलेजन तंतु कोशिका या आपस में कैसे लगे हुए हैं, इनकी उपस्थिति, इनकी व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक सघन नियमित संयोजी ऊतक और एक सघन अनियमित संयोजी ऊतक। सघन नियमित संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो ऊतक होती हैं वे एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। सघन अनियमित संयोजी ऊतक में ऊतक अनियमित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। बस। अब सघन संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या आता है? सघन नियमित संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या आता है? सघन नियमित संयोजी ऊतक के अंतर्गत कंडराएं आती हैं, स्नायु, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स आते हैं। अब टेंडॉन्स क्या होते हैं? वे जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। ये एक हड्डी है और ये एक पेशी है, मसल्स हैं। तो इस मसल को हड्डी से जोड़ने का जो काम करती हैं वो ये करती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेंडॉन कहते हैं, कंडराएं। क्लियर है बातें? लिगामेंट क्या होती है? एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ती हैं। ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी। इस हड्डी को इससे जोड़ने का काम, देखिए ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करते हैं, अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का कार्य करती हैं। क्लियर हुआ बात है? इस ऊतक में समानांतर व्यवस्थित तंतु गुच्छों के बीच बीच में कोलेजन तंतु कतार में स्थित होते हैं। देखिए आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, कोलेजन तंतु हैं और यहां पर अन्य तंतु हैं। तो ये एक सीरियल वाइज में नियमित क्रम में होते हैं, इसीलिए इसे हम सघन नियमित संयोजी ऊतक कहते हैं। इनमें देखिए इरेगुलरिटी है, कहीं पर भी है, तो इसे हम सघन अनियमित संयोजी ऊतक कहते हैं। कोलेजन तंतु का गुच्छन कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है और इसे टूटने से बचाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। कोलेजन तंतु का जो गुच्छन होता है वो कंडराओं को यानी टेंडॉन्स को प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है, उन्हें टूटने से बचाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सघन अनियमित संयोजी ऊतक। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। सघन अनियमित संयोजी ऊतक भी त्वचा में पाया जाता है। इसमें तंतु कोरक होते हैं, तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है। इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है विशिष्ट संयोजी ऊतक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? उपास्थि यानी कार्टिलेज आता है, अस्थि आता है, रक्त आता है। उपास्थि, अस्थि और रक्त आता है। अब उपास्थि क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है? तो मैंने बताया ये जो आप भाग देख रहे हो ये कार्टिलेज है। नाक के ऊपर जो आप घुमा सकते हो ये कार्टिलेज है, ठीक है। और हड्डियों के जो मोड़ने वाले स्थान होते हैं उनमें भी कार्टिलेज पाया जाता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं स्वयं स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहाओं में बंद हो जाती हैं। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स होता है उसे कॉन्ड्रिन कहते हैं। याद करिए, कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स है उसे हम कॉन्ड्रिन कहते हैं। उपास्थि का मैट्रिक्स अर्धठोस जेली सदृश होता है, जिसके कारण यह लचीली होती है, किंतु इसमें कोलेजन तंतुओं के कारण यह दृढ़ भी होती है, ठीक है। कोलेजन तंतु के कारण यह दृढ़ होती है। कशेरुकी भ्रूण यानी मानव भ्रूण को भी ले लो। मानव जो भ्रूण होता है उसमें जो कोलेजन होते हैं, बहुत सारे उपास्थियां होती हैं जो वयस्क होने पर अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब यही है, कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी उपास्थियां जो भ्रूण में पाई जाती हैं, यानी जब मादा गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है उसमें बहुत से ऐसी उपास्थियां होती हैं जो बड़े होने पर, उस बच्चे के बड़े होने पर अस्थि में परिवर्तित हो जाती हैं। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक पर, वाय कान की संधियों पर, मेरुदंड के आसपास यानी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पाया जाता है, पैर और हाथ में पाई जाती है, यानी इन जगहों पर उपास्थियां पाई जाती हैं, तभी ये मूव करा पा रहे हैं हम, ठीक। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नीट में कि कान की जो वाह्य कर्ण है उसकी उपास्थि की संरचना किसके समतुल्य है? तो नाक की नोक के, नाक में जो पाए जाने वाला कोलेजन। फिगर पे देखिए कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं उपास्थियाँ। तो उपास्थि पाई जाती है कान में, ये पूरा भाग। फाइब्रोकार्टिलेज किसे कहते हैं? जो कि
मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डियों के बीच बीच में देखिए ये मेरुदंड है, ये एक दूसरा मेरुदंड है, इसके बीच में देखिए ये जो पाया जाता है इसे हम कहते हैं उपास्थि। ठीक है, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद नाक की संरचना देखें तो नाक में जो आप मूव करा सकते हो भाग को, वही कहलाता है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज से बना है। अब ऊपर के भाग को छूइए, नहीं मूव करा पाओगे, वो कौन सी है? वो है एक हड्डी है जिसे नेसल बोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये हो गया विशिष्ट संयोजी ऊतक में पहला उपास्थि। अब आता है अस्थि। तो जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां शरीर में जितनी भी हड्डियां, वे सभी भी ऊतक हैं। कौन सी ऊतक है? विशिष्ट संयोजी ऊतक है। अस्थि खनिज युक्त होता है। खनिज युक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खनिज कैल्शियम पाया जाता है। ठोस संयोजी ऊतक है। अस्थि क्या है? ठोस संयोजी ऊतक है। अगर कोई पूछे कि अस्थि कैसा संयोजी ऊतक, तो क्या बताएंगे? अस्थि ठोस विशिष्ट संयोजी ऊतक है। वहीं रक्त कैसा ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि तरल मात्रा में पाया जाता है, तरल रूप में। अस्थि में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है, इसका आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। क्लियर है बातें? अस्थि में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम लवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे ऐड आते हैं हॉर्लिक्स के, दूध के, इसमें बताता है कैल्शियम के बारे में। वुमेन हॉर्लिक्स में तो सीधे सीधे कहते हैं कि 30 के बाद हड्डियां कैल्शियम खोना शुरू कर देती हैं, उनको फिर से रीगेन करें हॉर्लिक्स पीकर। तो ये सब आप सोचना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि हड्डियों में जो ऊतक है वो कैल्शियम युक्त होता है। दूध पीने से कैल्शियम प्राप्त होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। यह शरीर का मुख्य ऊतक है। क्यों? क्योंकि ढांचा बना रहा है ना, कंकाल पूरा सिस्टम बना रहा है। शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाओं, याद रखेंगे, अस्थि कोशिकाओं को इंग्लिश में ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। अस्थि कोशिका, जो हड्डी की कोशिका है, उसे हम ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। आपने इस पे नाम भी सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत सारे रोग होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और इसमें दवाओं का नाम भी ऐसे दिया जाता है, ऑस्टोकैल्शियम। आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहता है। कुछ अस्थियों में अस्थिमज्जा पाई जाती है, आपने पढ़ा है, जैसे फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी में अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो पाया जाता है, जिनमें रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। कुछ अस्थियों में अस्थिमज्जा पाया जाता है जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। आखिरी आता है रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, पहले ही बताया हुआ है, जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, पट्टिकाणु पाए जाते हैं। रक्त के अंतर्गत क्या क्या आता है? रक्त के अंतर्गत प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं। इनके बारे में आपको विस्तृत चैप्टर नंबर 18 में बताया गया है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताया जाएगा रक्त के बारे में, सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है। परिसंचारी का मतलब क्या होता है? संचार करना, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, परिसंचारी तरल है, जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं। कौन कौन से पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं? लंग्स में वे पहुंचती हैं, वायुकोश से ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, एक हो गया पदार्थ। आंत में पहुंचती हैं, जो हम खाना खाते हैं अंत में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज को लेकर पहुंचाती हैं हर एक कोशिकाओं तक। तो इन अणुओं का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, इनका क्या करती हैं? परिवहन करती हैं। इसी वजह से इसे परिसंचारी तरल कहते हैं। बस ये था आज का टॉपिक संयोजी ऊतक के बारे में। अब आप बताइएगा कि इस तरह से पढ़ना आपको सही लगा, या बिना लिखे जो मैंने अपने मन से लिखते जाता हूँ वो वाला तरीका आपको पसंद है? ठीक है, मुझे तो लगता है कि ये वाला तरीका ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें चीज़ों को मैं और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से बता सकता हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा ऊतक, जंतु ऊतक में संयोजी ऊतक के बारे में। तीसरा आता है पेशी ऊतक, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन के साथ। धन्यवाद।